हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज का जो विषय है वो आर्थिकी से है। इकोनॉमिक्स के सेक्शन से आज का जो हमने सब्जेक्ट है वो लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले करीब एक महीने से भारत के विभिन्न अखबारों में और समाचार चैनलों में प्रधानमंत्री जी के विशेष आर्थिक पैकेज और आत्मनिर्भर अभियान की काफी चर्चा रही है। आज का जो वीडियो है वो उसी आत्मनिर्भर अभियान के विभिन्न पक्षों और पहलुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करेगा। दोस्तों, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि प्रधानमंत्री जी को मौजूदा समय में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ी? आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी, चूंकि ये एक ऐसे समय में आई है जब ग्लोबल वर्ल्ड की एक वैश्विक स्तर की जो एक इंटीग्रेटेड लिविंग कल्चर है वो आज आपके सामने है। तो ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत या इसका वैश्वीकरण के साथ कैसा तालमेल होगा, या आज जो डिजीजेस, खासतौर पे पैंडेमिक डिजीज जो एक जगह से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में पहुंचती हैं और एक बहुत बड़े पैमाने पर मानव जाति के लिए संकट का कारण बनती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इन्हीं बहुत सारे पहलुओं को लेकर के आज का लेक्चर हम लोग समझेंगे और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह पैकेज उस समय आया हुआ है जब भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी की चपेट में है। इस पैकेज में, इस अभियान में एक साथ कई तरीके की चीजों को साधने की कोशिश हुई है, लेकिन विशेष तौर पे इसमें आर्थिक क्षेत्र को ही कवर किया गया है। इस अभियान की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2-3 कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया। पहला जो कीवर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया था वो था 4L। 4L का मतलब था लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज। आइए एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड था वो लैंड। लैंड का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय नेचर। जो गॉड ने हमें दिया है या नेचर ने हमें दिया है रिसोर्सेज, उसे हम लैंड के तौर पे जानते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के अध्ययन में लैंड का मतलब सिर्फ भूमि से नहीं होता बल्कि भूमि के ऊपर सभी संसाधनों से हुए, जिसमें कि पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, सभी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो लेबर है। लेबर का मतलब होता है मानवीय श्रम। अर्थशास्त्र में लेबर का मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट। तीसरा जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी। आप जानते हैं जब किसी भी पैंडेमिक डिजीज की चपेट में कोई कंट्री आती है तो सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर मांग गिरने का होता है। अचानक से सारी आर्थिक गतिविधियां रुक सी जाती हैं और अर्थव्यवस्था में यह सिद्धांत रहा है कि यदि एक बार अर्थव्यवस्था में मांग की नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तो फिर इसकी रिकवरी में बहुत दिक्कत होती है और अर्थव्यवस्था पर एक बहुत व्यापक संकट मंडराने लगता है। तो ऐसे में लिक्विडिटी का 4L के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा जिक्र किया जाना यह शो करता है कि लिक्विडिटी एक बहुत अहम फैक्टर है। दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब नकदी से है और नकदी का मतलब मुद्रा की उस व्यवस्था से है जिससे हम डायरेक्टली विनिमय करते हैं।
लेन देन करते हैं, खरीदारी करते हैं, यानी करेंसी एंड क्वाइंस। ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होते हैं। इसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था चौथे एल के तौर पे वो था लॉज। ऐसे समय में जब एक अलग प्रकार की वैश्विक महामारी पूरे देश को चपेटे में ले हुई है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि कुछ लॉज में रिफॉर्म किया जाए और कुछ नए लॉज बदलती परिस्थितियों के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए जाए। तो इस तरीके से 4L कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जो दिया गया। इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमें समझना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले कुछ और एक डेटा के बारे में आइए थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक पैकेज लॉन्च किया है। स्पेशली उसका महत्व इसलिए इस समय बहुत अहम है क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था के लगभग क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा बूस्टर पैकेज की जरूरत है। तो ऐसे में उनका यह आर्थिक पैकेज कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है और ऑफिशियल डेटा जो गवर्नमेंट का है उसके अनुसार ये जीडीपी का 10% अप्रॉक्स है। और इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा भी दिया, उसका नाम है वोकल फॉर लोकल। इसके अंतर्गत उन्होंने आह्वान किया कि लोग लोकल प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, खरीदें, उनका उपभोग करें और साथ ही साथ लोकल प्रोडक्ट का प्रचार करें। यानी कि ये कहीं ना कहीं स्वदेशी अपनाओ जैसी अवधारणा से ही प्रेरित है, या ये कह लीजिएगा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का, स्वदेशी का एक विस्तार है। हालांकि आज वैश्वीकरण के युग में स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी के शक्ति पर विश्व में स्थापित होने में कई सारी चुनौतियां हैं। चूंकि इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत है, तो क्या अवधारणा है आत्मनिर्भर भारत की, इसको भी समझना आवश्यक है। दोस्तों, आत्मनिर्भर में जो अवधारणा हमने प्रधानमंत्री जी के संबोधन में समझी है वो ये है कि उन्होंने सेल्फ रिलायंस वर्ड का इस्तेमाल किया है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं। इसका यह मतलब होता है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, आत्म केंद्रित नहीं होंगे। मतलब यह हुआ कि पहले हम स्वयं पर्याप्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे, अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनेंगे। उसके बाद हम दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों की सेवा करेंगे। इसमें एक तालमेल बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है, वो है वैश्वीकरण की जो अवधारणा है उसके साथ। तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि हम आत्मनिर्भर अभियान में वैश्वीकरण को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी संस्कृति की, जो हजारों साल पुरानी संस्कृति की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, उसको साथ लेते हुए आत्मनिर्भर होते हुए विश्व को कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि हम सक्षम होंगे, अपने पैर पे पूरी तरीके से खड़े होंगे और अपने संसाधनों से विश्व का सहयोग करेंगे और विश्व की मानव सेवा करेंगे। इसके बाद जो इसमें एक दो और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि आत्मनिर्भर भारत की रणनीति क्या होगी। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 5 पिलर्स का कॉन्सेप्ट दिया है। आइए एक नजर उन 5 पिलर्स पर डाल लेते हैं। दोस्तों, इसमें पहला जो पिलर है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब प्रधानमंत्री जी के ये है कि एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज के बजाय क्वांटम जंप लाएगी।
उनका कहना यह है कि बहुत धीरे गति से, बहुत हल्की रफ्तार से परिवर्तन करने के बजाय एक लॉन्ग जंप लेने की आवश्यकता है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड इसमें है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री जी ने इसमें यह भी संदर्भित किया है कि एक ऐसे अवसंरचना तंत्र की आवश्यकता है, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो विश्व स्तरीय हो, जिससे हम विदेशी निवेशकों को आसानी से आकर्षित कर सकें। तीसरा वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है सिस्टम। सिस्टम या टेक्नोलॉजी, इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो 21वीं सदी के सपनों को साकार कर सके। और 21वीं सदी के सपने बेसिकली नॉलेज वर्ल्ड को स्टैब्लिश करना है। एक ऐसी व्यवस्था लॉन्च करनी है, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करनी है जो ज्ञान आधारित हो, जो तकनीकी आधारित हो। अगला वर्ड जो है इसमें वो है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। इसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे पास जो गतिशील जननांकिकी है वो हमारी ताकत है, हमें इसका इस्तेमाल करना है लेबर सप्लाई के रूप में और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स को अपने यहां कैपिटलाइज करने में। अगला जो वर्ड है वो है डिमांड। और डिमांड के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है वो बहुत बड़ी ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, इन पांचों बिंदुओं से, इन पांचों आधारों से हम आत्मनिर्भर अभियान को प्राप्त करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसमें एक और अहम बात है, वो ये है कि इसके पैकेज को कई स्तर पर आवंटित किया गया है और इसके पहले चरण में प्रधानमंत्री जी द्वारा 1,92,800 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में लॉन्च किया गया था। इसमें करीब 8 लाख रुपए द्वारा, जो कि आरबीआई ने उपलब्ध कराया था, इसके द्वारा भी गरीब लोगों के आर्थिक कल्याण करने की बात शामिल की गई है। ये तो रही आत्मनिर्भर बात की बुनियादी चीजें, लेकिन इसको लेकर के तमाम अर्थवेत्ताओं ने, इकोनॉमिस्ट ने आलोचनाएं भी की हैं और मोटे मोटे तौर पे 3-4 ग्राउंड आलोचना के सामने आए हैं। जिसमें पहला ग्राउंड ये है कि ये जो पैकेज है, जब ये ऐसे समय में आया है कि पूरा देश एक बहुत बड़ी महामारी की चपेट में है, जिसमें सोशल सर्विसेज को बहाल करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को स्टैब्लिश करने के लिए तुरंत राहत की जरूरत थी, तो ये पैकेज एक दीर्घकालीन आर्थिक सुधार के लिए ज्यादा दिखता है, तात्कालिक आर्थिक राहत के लिए कम, तात्कालिक राहत कम दे पा रहा है। दूसरा, इसकी जो आलोचना की जाती है वो ये है कि इस पैकेज के दौरान जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है वो केवल जनधन खातों तक सीमित है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों का जनधन अकाउंट नहीं है और जाहिर सी बात है कि जनधन अकाउंट वालों की संख्या बहुत कम है और इससे प्रभावित या आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो दूसरी आलोचना इस आधार पर होती है कि केवल जनधन खातों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम सीमित है। और दूसरी साथ ही महत्वपूर्ण आलोचना ये भी है कि इसमें जो दी जा रही राशि है वो बहुत कम है, केवल 500 रुपए। इसके बाद ये तीसरी आलोचना इस आधार पे की जाती है कि जो प्रधानमंत्री जी ने राहत पैकेज दिया है, जिसमें उन्होंने बेसिकली MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्टअप करने की बात की है, उसमें ज्यादातर जो वित्त उपलब्ध कराया गया है, जो फाइनेंस प्रोवाइड किया गया है, वो कर्ज के रूप में है, ना कि आर्थिक सहायता के रूप में, ना कि किसी सपोर्ट के रूप में। तो यह आलोचना इस ग्राउंड पर भी हो रही है कि ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था में मांग लगभग नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है और एक बहुत बड़ी आबादी को प्राइमरी नीड्स के लिए बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को बजाय
कर्ज के लोगों को राहत दिए जाने की जरूरत है। अगली आलोचना इस बात पर हो रही है कि ये जो आर्थिक पैकेज घोषित हुआ है, ये कैसे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यहां तक क्लियरिटी नहीं है कि ये जो चालू वित्त वर्ष है उसके बजट में ऐड होगा, कि जो सोशल स्कीम्स है उनके बजट को कट करके इसको अलग से लॉन्च किया जाएगा। तो कई प्रकार की अनिश्चितता इस पर बनी हुई है। अगली आलोचना जो इसकी वो हो रही है कि इस समय यद्यपि ग्लोबल सप्लाई चेन काफी कमजोर हुआ है, तो क्या ये जो उपाय किए गए हैं ये इस अवसर को भुनाने में कारगर सिद्ध होंगे? यानी कि क्या भारत इन सुधारों से वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसमें एक बेहतर सप्लायर के रूप में स्टैब्लिश हो पाएगा, उभर पाएगा? इसमें भी कई तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन कौन से मेजर हैं जो अपनाए जाने चाहिए और जिनसे हमारे इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत है और मैंने आपके इस सॉल्यूशन वाले पॉइंट के लिए करीब 6-7 बिंदुओं को रेखांकित किया है। आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव मुख्य तौर पर कारगर सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, जो पहला सुझाव है वो, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्ट्रेटेजी में मेंशन किया कि आधारभूत सुविधाओं को स्टेब्लिश किया जाना और उसको विश्व स्तरीय बनाना, ये बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं दुनिया में, खास तौर पे एशिया में, चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है और ऐसे में जब चीन भी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो भारत के लिए यह अवसर है कि वो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करे और अपनी अर्थव्यवस्था में उसका लाभ उठाए। और ये तभी संभव होगा जब हम एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करें जो वर्ल्ड क्लास हो। इसके बाद जो दूसरी इसमें पहल किए जाने की आवश्यकता है वो ये है कि औद्योगिकरण का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद, खास तौर पे 90 के दशक के बाद भारत में जो औद्योगिक सुधार हुए वो ज्यादातर शहरों में ही केंद्रित रहे और इसने एक बहुत बड़ी आर्थिक विषमता, पलायन इत्यादि को जन्म दिया है। तो आज के समय में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो व्यक्ति जहां है उसे वहीं पर रोजगार दिए जाने की जरूरत है, तो ये तभी संभव होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करके गांव, कस्बों और छोटे शहरों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पहल किए जाने के लिए वो है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म का मतलब हुआ कि टैक्स को रेशनलाइज किया जाए और ज्यादा तार्किक बनाया जाए और ये भी कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब को इस तरीके से बनाया जाए कि लोगों की बचतें प्रोत्साहित हो सकें, लोगों के पास सेविंग हो, क्योंकि जब तक उनके पास सेविंग नहीं होगी हम ना डिमांड को प्रमोट कर पाएंगे और ना इन्वेस्टमेंट को। अगली चीज जो है वो है मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल को बनाने की आवश्यकता। और ये कैसे संभव होगा? ये होगा जब हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाएंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाएंगे और साथ ही साथ लेबर रिफॉर्म करेंगे। ये तीनों काम करके हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं या ह्यूमन कैपिटलाइजेशन की दर को बढ़ा सकते हैं। अगली जो चीज है वो है कृषि क्षेत्र में सुधार। दोस्तों, आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, जो बैकबोन है, वो एग्रीकल्चर है और वो प्राइमरी लेवल पे इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के पोषण के लिए हमारी कृषि का उन्नत होना बहुत जरूरी है। छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की हालत यह है कि वो अपनी आबादी के भरण पोषण के लिए दुनिया के किसी दूसरे देश से आयात कर सकते हैं
और दुनिया के दूसरे कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास इतना सरप्लस होता है कि वो किसी छोटे देश की कंट्री को, किसी छोटे देश को वहाँ की आबादी के भरण पोषण के लिए सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास इतनी बड़ी डेमोग्राफी है कि दुनिया में किसी भी देश के पास इतना बड़ा सरप्लस नहीं है कि वो हमें हमारी ज़रूरत भर का खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी एग्रीकल्चर को सही तरीके से प्रमोट किया जाए, और इसमें 2-3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ये है कि भंडारण की उपयुक्त सुविधा दी जाए, किसानों को एमएसपी और नियमित तौर पे उनको जो प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुआ है उसके लिए एक इकोनॉमिक पैकेज उपलब्ध कराया जाए, बिचौलियों से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री जिसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, हथकरघा, क्राफ्ट, ये सब आते हैं, इनको प्रमोट किया जाए। इससे फायदा ये होगा कि ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, और जो अभी हाल ही में शहरों से गांवों में बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ है उनको किसी न किसी रूप में नियोजित किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। आखिरी चीज जो इसमें है वो ये है, जैसा कि गांधी जी कहते थे कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब गांव आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हों, यानी कि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक दशा में रोजगार विकसित किए जाने की, वहां पर उन्नत सुविधाएं दिए जाने की, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की खास जरूरत है। तो ये रहा आर्थिक भारत अभियान के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। आशा है कि आपको ये लेक्चर उपयोगी सिद्ध होगा। अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ।